नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ में ममता बनर्जी को धरना देना पड़ा। अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को धरना देना पड़ा क्योंकि उनका यह आरोप था कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज चूंकि दूसरे चरण के मतदान में नंदीग्राम में भी चुनाव हो रहा है और यह मुकाबला अपने आप में सुपरहिट मुकाबला है। इन तस्वीरों को देखिए, ममता बनर्जी बैठी हुई हैं एक पोलिंग बूथ के सामने और फोन पर बात कर रही हैं राज्य के राज्यपाल के साथ कि किस तरह से मेरे पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है, और यह अपने आप में अप्रत्याशित है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी नहीं है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र एक छलावा है, और उसके बाद जो ड्रामा होता है ना दोस्तों, वो बहुत नाटकीय है। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक आप देखिए, होता क्या है, जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि ममता बनर्जी वहां हैं, तो गांव का एक बहुत जबरदस्त हुजूम वहां पहुंच जाता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी हैं। यह देखिए, यहां पर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहां दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में यहां बीजेपी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी उस पोलिंग बूथ के अंदर फंस जाती हैं और वो जैसे ही फंसती हैं तभी अर्धसैनिक बलों को वहां घुसना पड़ता है। अब इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, किस तरह से अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ियां हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर घुसती हैं और ममता बनर्जी को वहां से निकालकर बाहर लाती हैं। करीब 1.5 घंटे तक ममता बनर्जी इसी पोलिंग बूथ में फंसी रहती हैं। दोस्तों, बहुत जबरदस्त ड्रामा हो रहा है नंदीग्राम में, और जैसे मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और अभी भी कोई यह नहीं कह सकता कि नंदीग्राम में कौन जीतने वाला है। मगर दोस्तों, यह तस्वीर एक बात साबित करती है कि इस वक्त इस देश में जितने भी राजनेता हैं, उनमें ममता बनर्जी जैसा मादा, उनके जैसा हौसला, जो कि एक पॉलिटिकल फाइटर में होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी दोस्तों कहने को एक मुख्यमंत्री हैं, मगर अब भी जमीन पर हैं। वो जानती हैं कि उनके सामने एक बहुत जबरदस्त चुनौती है, मगर फिर भी वो जमीन में हैं और वो लगातार मुकाबला कर रही हैं। वो जानती हैं पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है। वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम स्टार प्रचारक हैं, मगर वो एक इकलौती हैं और वो लगातार लड़ाई कर रही हैं। ये अपने आप में बता रहा है। और नंदीग्राम में आज के दिन जबरदस्त ड्रामा हुआ दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, इंडिया टीवी के जो वैन पर पथराव हुआ। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया कि उन पर भी हमला किया गया। और जैसे कि आप इस खबर में देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पोलिंग बूथ्स पर कब्जा करने की कोशिश की। यानी कि हर तरह का मसाला आप नंदीग्राम के इस मुकाबले में देखेंगे। मगर दोस्तों, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत दुखद है, कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुकाबले को पूरी तरह से सांप्रदायिक करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है और बेशर्मी से सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही है, बेशर्मी से कम्युनल करने की कोशिश की जा रही है। इनको यह भी परवाह नहीं है कि आप माहौल को कम्युनल करेंगे तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज जयनगर में इनकी सभा थी और जयनगर की सभा में इन्होंने क्या कहा कि ममता दी को जय श्री राम पर क्यों आपत्ति है, चोटी वालों पर क्यों आपत्ति है। वो चाहें तो किसी एक वर्ग का वोट हासिल कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, मगर जय श्री राम पर आपको क्या आपत्ति है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं, क्योंकि इसको लेकर मेरे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। साथियों, ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए। प्रधानमंत्री, आप कहते हैं ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर क्यों आपत्ति है, मगर मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको किसने अधिकार दिया जय श्री राम के नारे का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, राम तो शांति के प्रतीक है ना, तो आपको किसने अधिकार दिया मेरे राम का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ममता बनर्जी जो हैं वो बैठी हुई हैं अपने व्हीलचेयर में और वो सड़क से होती हुई अपने जो है उसमें जा रही हैं, रोड शो में, और फिर भारतीय जनता पार्टी के उग्र कार्यकर्ता बिल्कुल उनके साथ से गुजरते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। यहां पर ममता बनर्जी को चोट भी लग सकती है। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं।
मैं आपसे जानना चाहता हूं, जय श्री राम का नारा तो हम सबको बांधना चाहिए, तो फिर आप उग्र होकर ये नारे क्यों लगाते हैं? सामने वाले को ताना देने के लिए नारे क्यों लगाते हैं? और सबसे बड़ी बात, आपको किसने अधिकार दिया इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए? भगवान राम इस पूरे देश के हैं। भगवान राम इस पूरे देश के हैं। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल करें? आप 90 के दशक से उनका इस्तेमाल राजनीति के तौर पर करते आए हैं। भूल गए आप कि अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा क्यों शुरू की थी? अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा इसलिए शुरू की थी क्योंकि बकौल जॉर्ज फर्नांडिस, अडवाणी जी ने उनसे कहा था कि जॉर्ज, वीपी सिंह यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आ गए हैं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, बस अब मुझे राम रथ यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं उस वक्त कॉलेज में था, मेरी भी भावनाएं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी, मगर फिर मैंने देखा कि यह राम रथ यात्रा जहां से गुजर रही है वहां दंगे हो रहे हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं। और फिर लालू प्रसाद यादव ने उस राम रथ यात्रा पर लगाम लगाई थी, जिसके बाद दंगों का वो सिलसिला थमा। मगर 1990 से लेकर 93 तक, जब तक मुंबई में बम धमाके नहीं हुए, उस 3 साल में करीब 3000 लोग मारे गए थे, जिसमें बाबरी का गिराया जाना भी था। राम से मेरे भी आध्यात्मिक जुड़ाव हैं, मगर मैं उनके राजनीतिक इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ हूं। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करती है, बल्कि तुम माहौल को भड़का रहे हो, और यह अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पश्चिम बंगाल के भद्रलोक का, वहां की जनता का, कि क्या उनका वोट घोर सांप्रदायिक नीति पर पड़ेगा। देखिए, अगर आपका वोट टीएमसी के दबंगई के खिलाफ है तो बात समझ आती है, मगर अगर आपका वोट धार्मिक उन्माद पर है, समाज को बंटवारा पैदा करने से जुड़े सोच को लेकर है, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस सूरत में सियासत हो सकती है, सकारात्मक सियासत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जयनगर में अपने भाषण में यह भी कहा कि ममता दीदी को इस बात पर भी आपत्ति है कि पहले चरण के मतदान में मैं बांग्लादेश गया था और जाशोरेश्वरी मंदिर में जो है मैंने शीश झुकाया था। नहीं मोदी जी, ममता बनर्जी को या मेरे जैसे पत्रकारों ने जब यह सवाल उठाया था, जब हमने आप पे सवाल नहीं उठाया था, आपको तो पूरा अधिकार है क्योंकि आप एक राजनेता हैं, हमने सवाल उठाया था चुनाव आयोग पर, हमने सवाल उठाया था न्यूज चैनल्स पर। मैंने उनसे सवाल यह किया था कि जैसा कि आपने केदारनाथ बद्रीनाथ में किया था, आप दिन भर वहां ध्यान करते रहे थे, तमाम न्यूज चैनल्स उसी तस्वीर को दिखा रहे थे, जबकि देश की जनता वोटिंग कर रही थी। यह देश की जनता पर असर डालने का एक प्रयास नहीं तो और क्या है? आपके जाशोरेश्वरी जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है किस तरह से आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन किया जाता है। आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए प्रधानमंत्री। आप अगर जाशोरेश्वरी वाले अपनी यात्रा को सांप्रदायिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक तौर पर लोगों को बरगलाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, तो यह सियासत कैसी है? और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी, जिनका मुकाबला ममता बनर्जी से, उनकी जुबान बद से बदतर होती जा रही है। इस तस्वीर में देखिए, उन्होंने यह तक कह दिया है कि ममता आंटी हुड़दंग ना करें, उनके कार्यकर्ता हुड़दंग ना करें। आंटी बोल रहे हैं अब आप उन्हें, इतने बौखला गए। कुछ दिनों पहले आप यह कह रहे थे कि अगर टीएमसी जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है, अगर पश्चिम बंगाल की हालत जो है कश्मीर जैसी हो जाएगी, पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। अब आप ये अंटी वंटी सब पर आ गए हैं। दिलीप घोष ने तो तमाम हदों को पार कर दिया है। बरमूडा पहना रहे थे एक बुजुर्ग महिला को, क्या सोच है भाई।